पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। मानवीय काया एवं अंतःस्थिति चेतन सत्ता के संबंध में कितनी श्रेष्ठ कल्पना श्रुति निर्माता ऋषिगणों ने की है, जिससे यह प्रतिभासित होता है। मानव को वानर से विकसित होकर आज के सभ्य युग के रूप में बनने का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विकासवादी यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की मूलभूत सत्ता कितनी महान एवं देवत्व का समुच्चय है। महर्षि व्यास ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम ना ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं बड़े भेद की बात तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वह सर्वशक्ति संपन्न है, जहाँ चाहे उलटफेर कर दे, जहाँ चाहे युद्ध मारकाट मचा दे, जीमा आए तो शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर दे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो। धन, पद, यश आदि कोई वैभव ऐसा नहीं जिसे वह प्राप्त न कर सकता हो। काय कलेवर में निहित मानवीय काया कितनी विलक्षण एवं अनुपम है, यह इसकी जटिल संरचना से समझा जा सकता है। यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यह किसी महान कलाकार की संरचना है, छोटी मोटी फूल से बनी कृति नहीं। जो शरीर हमें मिला है उसका एक एक कल्पऊर्जा ऐसा कीमती है कि विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भी वैसे कल्पऊर्जे नहीं लगा सकते जैसे इस देह में लगे हैं। आंखें जैसा स्पष्ट देखती हैं, वैसा कैमरा कोई अब तक नहीं बना सका। मस्तिष्क की रचना ऐसी विलक्षण है कि उसके सूक्ष्म विद्युत संस्थान की छोटी छोटी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करने मात्र में मानव बुद्धि थक जाती है। हाथ पांव, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, रक्त संस्थान, मल विसर्जन संस्थान की रचना और उपयोगिता ऐसी आश्चर्यजनक है कि उस वैज्ञानिक की, उस कलाकार की कृति को निहारते हुए यही लगता है कि इस मानव शरीर की अद्भुत रचना प्रक्रिया को समझ सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। रोगों से लड़ने की शक्ति रक्त कणों में, शारीरिक अवयवों की सुरक्षा त्वचा के द्वारा, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और विचार करने के लिए बढ़िया मस्तिष्क, इतनी सुंदर मशीन आज तक न कोई बना सका और न बना सकना संभव है, जो इच्छा अनुसार हर परिस्थिति में मुड़ने, लचकाने, संभालने में सक्षम है। आंख जैसी रेटिना, कान जैसा पर्दा, गुर्दा जैसा सफाई अधिकारी, हृदय जैसे पोषण संस्थान और पांव जैसा सुंदर आर्क बनाने वाली सत्ता कितनी बुद्धिमान होगी। इसकी तुलना न किसी इंजीनियर से हो सकती है और न डॉक्टर से। वह प्रत्येक कला कौशल का ज्ञाता, सर्वनिष्णात और सर्व प्रभुता संपन्न दानी केवल परमात्मा ही हो सकता है। इससे कम मानना न केवल उस परमात्मा की अवमानना होगी, अपितु यह एक प्रकार से स्वयं का भी आत्मघात होगा। अब जबकि विज्ञान की एक नई धारा जेनेटिक्स का विकास हो रहा है, मानवीय सत्ता की विलक्षणताएं और भी स्पष्ट होने लगी हैं। उंगली के एक छोटे से पोर में ही 2000 मिलियन अर्थात 20 अरब विचित्रताएं और शक्तियां गुणसूत्र के रूप में सन्निहित पाई गई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मनुष्य के शरीर में सारा ब्रह्मांड उस तरह समाया हुआ है जिस तरह एक नन्हे बीज में वृक्ष की सारी संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। यदि छोटे से पिंड की दो आकृतियां अर्थात एक जड़ प्रकृति, दूसरी चेतन, दो शक्तियां कार्यरत हैं,
उसी तरह ब्रह्मांड में भी उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह समष्टि चेतना ही परमात्मा हो सकती है। यदि यह दो तत्व भिन्न न होते तो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहने पर भी मनुष्य की चेतना का लोप नहीं हो जाता। प्रकृति अपने आप में अत्यंत समर्थ सत्ता है, पर जीवन के उत्पादन की क्षमता उसमें नहीं है। मनुष्य इस क्षमता को विकसित कर स्वयं को परमात्मा सत्ता का अभिन्न अंग सिद्ध करता है। मानवीय विद्युत आकर्षण, ह्यूमन मैग्नेटिज्म तथा जीवनी शक्ति मेटाबॉलिज्म का संयुक्त स्वरूप प्राण है। उसे विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश भी कहा जा सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में और चेतन संवेदनाओं में जो कुछ स्फुरना रहती है उसका समन्वित समीकरण मानवीय प्राण सत्ता में भलीभांति देखा जा सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी के लेखक ने लिखा है कि शरीर की स्थूल रचना अपने आप में अद्भुत है, पर यदि उसके भीतर काम कर रहे विद्युत शरीर की क्रिया प्रक्रिया को समझा जाना जा सके तो प्रतीत होगा कि उसमें सूर्य से तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों से धरती पर आने वाली ज्ञात और अविज्ञात किरणों का भरपूर समन्वय विद्यमान है। गामा, बीटा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड आदि जितने भी स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल के भीतर और बाहर काम करती हैं, उन सब का समुचित समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों के बंधनों से बंधा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर की संभावनाओं का कोई अंत नहीं। उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचलें ही इस ब्रह्मांड में विविध क्रियाकलाप उत्पन्न कर रही हैं। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री पियरे दी काम्ते टोनाउ ने विज्ञान और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लिखा है, अब हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य में अपनी ऐसी चेतना का अस्तित्व मौजूद है जिसे आत्मा कहा जा सके। यह आत्मा विश्वात्मा के साथ पूरी तरह संबद्ध है। उसे पोषण इस विश्वात्मा से ही मिलता है। क्योंकि विश्व चेतना अमर है, इसलिए उसकी इकाई आत्मा को ही अमर होना चाहिए। ह्यूमन डेस्टिनी ग्रंथ में इसी लेखक ने जीव सत्ता की स्वतंत्र व्याख्या अगले कुछ ही दिनों में प्रचलित विज्ञान मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकने की संभावना व्यक्त की है और कहा है कि हम इस दिशा में क्रमशः अधिक द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। विज्ञान अब प्रौढ़ होता चला जा रहा है तो मान्यताएं भी क्रमशः पूर्वाग्रह से मुक्त होती जा रही हैं। मानव शरीर व उसकी चेतन सत्ता कभी उसके लिए एक अनबूझ पहेली थी, किंतु अब समष्टि चेतना के परिप्रेक्ष्य में उसे समझा जाने लगा है। विराट ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप उसका सूक्ष्म शक्ति अंश ही है, जिसे परा और अपरा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। उसके कर्तृत्व का नन्हा सा अंश ही स्वतः हमारी मनस चेतना की पकड़ में आता है। जो दृश्य है उसके इर्द गिर्द अदृश्य शक्ति स्रोत की असीम प्रवाह धारा बहती रहती है। ग्रह नक्षत्रों से लेकर वन पर्वत सागर सरिता तक सब पर यही बात लागू होती है। मानव शरीर और भी अधिक विचित्र है। उसकी संवेदनशीलता, चुंबक क्षमता इतनी अधिक है कि वह अपनी कोमल ग्रहण शक्ति के कारण इस अदृश्य जगत की किन्हीं भी अद्भुत शक्तियों को अभिष्ट परिणाम में अपने अंदर खींच सकता है, ग्रहण और धारण कर सकता है। ध्रुव प्रभा एवं मेरु प्रकाश का धरती पर होने वाली
विभिन्न हलचलों एवं परिवर्तनों से क्या संबंध है, उसका अन्वेषण करने में विज्ञानवेत्ता संलग्न हैं। वे क्रमशः इस निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि मनुष्य के निजी पुरुषार्थ का महत्व एक बहुत छोटी सीमा तक ही सीमित है। बहुत करके तो अंतरिक्ष और भूलोक के बीच चल रहे आदान प्रदान पर भी निर्भर रहता है। धातुएं, वनस्पति, ऋतु परिवर्तन, जलवायु जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर इन्हीं अदृश्य अभिवर्षण का प्रभाव रहता है। इतना ही नहीं, वे प्राणियों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। उस दृष्टि से स्वतंत्र समझा जाने वाला प्राणी जगत प्रगति की सूक्ष्म हलचलों की कठपुतली मात्र बनकर एक प्रकार की नियति नियंत्रित ही बन जाता है। एक बारगी यह स्थिति बड़ी दयनीय होती है कि प्राणियों को नियति की कठपुतली मात्र बनकर रहना पड़े। अंतर्ग्रही प्रवाह उसके सामने जो भी परिस्थितियां उत्पन्न करे, उसके सामने नतमस्तक होना पड़े। नृतत्व विज्ञान पर अधिक गहराई से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि ध्रुवीय छलनी की तरह ही मानवीय चेतना में भी एक अद्भुत विशेषता यह है कि वह प्रगतिगत प्रवाहों में से जिसे चाहे ग्रहण करे एवं जिसे चाहे अपने मनोबल की टक्कर मारकर इधर उधर लुढ़का दे। यह मनोबल या आत्मशक्ति का चमत्कार ही है जो यदाकदा योग साधना के सहारे अर्जित अभूतपूर्व शक्ति सामर्थ्य के रूप में देखा जाता है। योगी एवं सिद्ध पुरुष जिस दिव्य चेतना को अपनी साधना के माध्यम से विकसित करते हैं, वह कई बार कई व्यक्तियों में अनायास और जन्मजात स्तर पर भी पाई जाती है। इस सत्ता का विकास करके मनुष्य सीमित परिधि के बंधन काटकर असीम के साथ अपने संबंध मिला सकता है और अपनी ज्ञान परिधि को उतनी ही विस्तृत बना सकता है। समय समय पर इस प्रकार के जो प्रमाण मिलते रहते हैं, उनसे उस संभावनाओं को और भी अधिक बल मिलता है कि आत्मविकास के प्रयत्न मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा सकने में समर्थ हैं। मनोवैज्ञानिक जे.बी. राइन ने मानवीय मनश्चेतना को पराजागतिक एवं पराभौतिक की संज्ञा दी है। वे उसका स्वरूप विद्युतीय एवं चुंबकीय स्तर की ऐसी स्वतंत्र इकाई के रूप में मानते हैं जो मरने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रहता है। उसमें इतने प्रबल संकल्प भी जुड़े रहते हैं जिनके सहारे पुराने स्तर की तथा नए प्रकार की किसी आकृति का सृजन और धारण कर सके। उनकी दृष्टि में यह व्यक्ति चेतना दृश्य अथवा अदृश्य स्थिति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहने में पूर्णतया समर्थ है। इसी प्रकार यू डू टेक इट विद यू के लेखक डेविड मिलर ने मस्तिष्कीय कोशों में ही घुली हुई एक अतिरिक्त चेतना को माना है तथा उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है। उनके अनुसार चेतना मस्तिष्क के कोशों को प्रभावित करती है